फिर उन्होंने कुछ ऐसे लोगों से कनेक्शन बनाए। हर्षद अब रुकना नहीं चाहते थे और वहीं कुछ ऐसा हो रहा था जिससे हर्षद काफी अनजान थे। लेकिन जॉबर के काम में उनका पहला ही दिन उनके लिए बहुत भारी साबित हुआ और उनके सभी एसेट्स जैसे घर, बैंक अकाउंट्स और गाड़ियां जब्त कर ली गई। लेकिन अब इस कहानी में एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जो हर्षद अब भारत का सबसे बड़ा टैक्स पेयर बन गया था और इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम में उनका नाम आने वाला था। एक एक करके हर्षद मेहता के मनी मार्केट से लेकर शेयर मार्केट तक सारे घोटाले बाहर आने लगे और जब इस स्कैम का साइज पता लगाया गया तो 29 जुलाई साल 1954 गुजरात के राजकोट में मोती पनेली में एक जैन परिवार में हर्षद मेहता का जन्म हुआ। इनके पिता शांतिलाल मेहता मुंबई में एक छोटी टेक्सटाइल कंपनी चलाते थे। आगे चलकर इनके पिता की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके चलते इनका पूरा परिवार छत्तीसगढ़ के रायपुर में शिफ्ट हो गया। घर की फाइनेंशियल कंडीशन दिन ब दिन खराब होते जा रही थी और हर्षद मेहता इसे बदलना चाहते थे। 1973 स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद अब हर्षद मेहता उस सफर के लिए निकल पड़े जो आगे चलकर उनकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल देने वाला था, और वो था मुंबई का सफर। मुंबई में उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए लाला लाजपत राय कॉलेज में एडमिशन लिया और कॉलेज की पढ़ाई के साथ वो कई छोटे मोटे काम करते। कभी प्लास्टिक वेस्ट जमा किया तो कभी टेक्सटाइल कंपनियों में काम किया तो कभी सीमेंट भी बेचा। 1976 कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद न्यू एश्योरेंस इंडिया कंपनी में 600 रुपए प्रति माह के साथ इनकी पहली नौकरी लगी और वहां रायपुर में इनके पिता की तबीयत और बिगड़ने लगी, जिस वजह से पूरा परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया और हर्षद के भाई अश्विन मेहता आईसीआईसीआई बैंक में जॉब करने लगे और इसी दौरान हर्षद मेहता की ज्योति मेहता के साथ शादी हो गई। घर की फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा खराब थी, जिस वजह से सिर्फ उनकी सैलरी से गुजारा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने साइड में कई छोटे मोटे बिजनेसेस भी किए। जैसे हर वीकेंड वो सूरत जाते, वहां से रॉ डायमंड खरीद के उसे पॉलिश करके मुंबई में बेचते थे। लेकिन हर्षद को समझ आ गया था कि इन सबसे वो ज्यादा पैसे नहीं बना पाएंगे और अपनी नौकरी के दौरान वही वो पहली जगह थी जहां पे हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट का नाम पहली बार सुना था, जिसके बाद अब उनकी दिलचस्पी पूरी तरह स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ने लगी। उस समय इंटरनेट ट्रेडिंग नहीं आया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक ट्रेडिंग रिंग होती थी जहां सभी स्टॉक्स को मैन्युअली खरीदा और बेचा जाता था और इस ट्रेडिंग रिंग में सिर्फ जॉबर्स और ब्रोकर्स को ही जाना अलाउ था। एक जॉबर का काम होता अपने क्लाइंट के बिहाफ पे स्टॉक्स को खरीदना और बेचना। हर्षद मेहता ने अब स्टॉक मार्केट में एंटर करने का मन बना लिया था और उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और वो एक ब्रोकर एजेंसी में प्रसन्न प्राणजीवन दास के लिए ब्रोकर का काम करने लगे। लेकिन जॉबर के काम में उनका पहला ही दिन उनके लिए बहुत भारी साबित हुआ। उन्हें 2000 रुपए का नुकसान हो गया और उस समय 2000 रुपए एक बड़ी अमाउंट होती थी। लेकिन प्रसन्न प्राणजीवन दास ने हर्षद मेहता का पोटेंशियल देख लिया था और इसीलिए हर्षद को उन्होंने जॉब से नहीं निकाला और यहाँ से हर्षद मेहता का स्टॉक मार्केट का सफर शुरू हो गया और आने वाले कुछ ही महीनों में हर्षद मेहता ट्रेडिंग रिंग के सबसे बेहतरीन जॉबर में से एक बन गए और अब वो स्टॉक मार्केट के सारे दाव पेच समझने लगे थे। और अब उन्हें ये एक बात समझ में आ गई थी कि अगर उन्हें अच्छे पैसे कमाने हैं तो उन्हें कंपनियों के अंदर की खबर पता करनी होगी और वो भी मार्केट से पहले। फिर उन्होंने कुछ ऐसे लोगों से कनेक्शन बनाए जो उन्हें कंपनी के अंदर की खबर मार्केट से पहले दे देते थे, जिससे कंपनी के प्रोडक्शन बढ़ने से वो कंपनी के शेयर्स पहले से ही खरीद के रख सके और शेयर्स के भाव बढ़ते और हर्षद को लगता कि अभी इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे तो वो इसे बेच सके और इस तरीके से अंदर की खबर लेके ट्रेडिंग करने को कहते थे इनसाइडर ट्रेडिंग। और इस तरीके से हर्षद ने बहुत पैसे कमाए और मार्केट में उनका नाम होने लगा और अब हर्षद के भाई अश्विन भी अपनी जॉब छोड़ के हर्षद के साथ शेयर मार्केट में जुड़ गए और अब हर्षद सिर्फ दूसरों के लिए ट्रेड नहीं करते थे बल्कि वो खुद का पैसा भी अब मार्केट में लगाने लगे थे। सिर्फ 2 सालों में हर्षद ने इनसाइडर ट्रेडिंग से बहुत पैसा बना लिया और उन पैसों से उन्होंने कांदीवली में एक आलीशान घर खरीदा। हर्षद का मन अभी नहीं भरा था और उन्हें कुछ और बड़ा करना था और अब हर्षद एक और नई टेक्निक से पैसा बनाने का सोच रहे थे जिसका नाम था पंप एंड डंप, जिसमें हर्षद मेहता ऐसे स्टॉक्स देखते हैं जिसका मार्केट में ट्रेडिंग कम हो रहा हो, फिर वो अपने और अपने दोस्तों के पैसों से उस स्टॉक की बल्क क्वांटिटी खरीद लेते हैं, जिससे उस स्टॉक का सप्लाई घटता और डिमांड बढ़ती और इससे उस स्टॉक का भाव अचानक से बढ़ जाता और हर्षद उन स्टॉक्स को बेच के काफी पैसा बना लेता। हर्षद अपने इन तरीकों से बहुत पैसा बनाने लगे और अब हर्षद मेहता मार्केट का बेताज बादशाह बन गया था। लेकिन अब इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने हर्षद मेहता को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। ब्लैक थर्सडे 18 मार्च 1982 मार्केट डेली की तरह नॉर्मल शुरू हुआ, लेकिन दोपहर होते होते मार्केट तेजी से गिरने लगा। ये देखकर सभी इन्वेस्टर्स डर गए और अपने शेयर्स बेचने लगे और शेयर्स के भाव बुरी तरीके से गिरने लगे और शेयर मार्केट अपने सारे रिकॉर्ड तोड़कर बुरी तरीके से गिर गया, जिसमें सिर्फ 15 मिनट में हर्षद मेहता के पूरे 10 लाख रुपए डूब गए और वो लगभग पूरी तरीके से बर्बाद हो गए थे और हालत इतनी खराब हो गई थी कि हर्षद को ब्रोकर के पैसे चुकाने के लिए अपनी वाइफ के गहने तक बेचने पड़े। अभी हर्षद के साथ इतना बुरा हुआ ही था कि जिंदगी ने उन्हें एक और झटका दे दिया। 7 जून 1982 हर्षद के पिता शांतिलाल मेहता की हार्ट अटैक से मौत हो गई और इन घटनाओं ने हर्षद को अंदर से तोड़ दिया।
और फिर कुछ समय बाद दोनों भाइयों ने हिम्मत जुटाई और फिर से स्टॉक मार्केट में एंटर करने का सोचा। अश्विन के फादर इन लॉ से उन्हें 4 लाख रुपए मिले और एक सीए से उन्हें 1 लाख रुपए की मदद मिली और फिर उन्होंने एक छोटी सी ऑफिस शुरू की ग्रो मोर कंसल्टेंट के नाम से, जहां वो स्टॉक मार्केट कंसल्टिंग शुरू करने वाले थे। स्टार्टिंग में ब्लैक थर्सडे में हुए लॉस के कारण लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे थे, इसीलिए दोनों ने मिलकर अपने कुछ खास दोस्त और रिलेटिव से पैसे लेकर इन्वेस्ट करना शुरू किया। हर्षद ने देखा कि चाय की पत्तियों के रेट बढ़ रहे हैं, जिसका मतलब था चाय की पत्ती बेचने वाली कंपनियों को फायदा होने वाला है। इसके बावजूद चाय कंपनियों के शेयर्स के भाव काफी कम थे और यही देखते हुए उन्हें चाय की कंपनियों के शेयर्स काफी क्वांटिटी में खरीद लिए और हर्षद का ये अनुमान एकदम सही निकला। एक ही साल में इन कंपनियों के शेयर्स के भाव बहुत ही तेजी से बढ़े और हर्षद मेहता और उनके क्लाइंट्स ने अच्छा पैसा बनाया और एक बार फिर से हर्षद मेहता के नाम की चर्चा चारों तरफ फैलने लगी और लोग ग्रो मोर की स्कीम में पैसा लगाने के लिए लाइन में लग के इंतजार करने लगे। सब अच्छा चल रहा था और मार्केट में बस एक ही बात चल रही थी कि मार्केट में हर्षद है तो मजा है। लेकिन अब इस कहानी में एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जो हर्षद की सक्सेस से बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो था मार्केट का ब्लैक कोबरा मनु मानेक। मनु मानेक इस मार्केट का बहुत पुराना खिलाड़ी था और मार्केट की भाषा में लोग उसे बेयर कहते थे। बेयर इसीलिए क्योंकि जब शेयर्स के भाव नीचे आते तब मनु मानेक को फायदा होता था, मतलब ये शॉर्ट सेलिंग से पैसा कमाते थे। इस प्रोसेस में किसी इंसान से स्टॉक्स बोरो किया जाता है और उसे हाई प्राइस पे बेचा जाता है और जब स्टॉक का भाव नीचे गिरता तो उसे बेचकर उस स्टॉक को वापस कर दिया जाता और इसके बीच का पैसा मनु मानेक का प्रॉफिट होता था। जबकि हर्षद प्रॉफिट तब कमाता जब स्टॉक्स का भाव ऊपर जाता और मनु मानेक का मार्केट में ऐसा दबदबा था कि किसी भी स्टॉक्स को नीचे गिरा सकते थे और अब मनु मानेक के निशाने पर थे हर्षद मेहता। 1986 फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह ने बजट पास किया और कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिसे बिजनेस के लिए अच्छा नहीं माना गया और इसका नतीजा ये हुआ कि शेयर मार्केट तेजी से गिरने लगा और मनु मानेक को हर्षद मेहता को गिराने का एक मौका मिल गया। उस टाइम हर्षद ने स्पिक नाम के शेयर बहुत ही भारी मात्रा में खरीद के रखे हुए थे और मनु मानेक के लिए ये मौका काफी बड़ा था। मनु मानेक और उसके बेयर गैंग ने स्पिक की शॉर्ट सेलिंग करना शुरू कर दिया और स्पिक के शेयर का भाव काफी तेजी से नीचे गिरने लगा। लेकिन इस बार हर्षद पीछे हटने वाले नहीं थे और उन्हें समझ आ गया था कि ये उन्हें गिराने के लिए बेयर गैंग की चाल है, तो उन्होंने स्पिक के और ज्यादा शेयर खरीदे जिससे स्पिक का डिमांड बढ़ गया और प्राइस स्टेबल हो गई। लेकिन अब बेयर गैंग ने मार्केट में अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि हर्षद को शेयर मार्केट में 1 करोड़ का लॉस हुआ है और अब वो अपने ड्यूज नहीं चुका पा रहे और बेयर गैंग ने मार्केट में ये खबर फैला दी कि हर्षद मेहता और ग्रो मोर बैंकरप्ट होने वाले हैं। लेकिन हर्षद के पास अपने ड्यूज चुकाने के लिए पूरे पैसे थे। हर्षद ने अपने और ग्रो मोर की रेपुटेशन बचाने के लिए सारे ड्यूज डेडलाइन से पहले ही क्लियर कर दिए और चाय की टपरी से लेकर ट्रेडिंग रिंग तक अपने एडवांस पेमेंट की खबर फैला दी और उनका नाम खराब होने से बचा लिया। इस हादसे के बाद हर्षद मेहता का नाम अब मार्केट में और बड़ा हो गया था और बढ़ते नाम के साथ अब ग्रो मोर ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ काम करना भी शुरू कर दिया और अब ग्रो मोर की गिनती देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स में से होने लगी। इतने बड़े नाम के साथ भी हर्षद मेहता अभी खुश नहीं थे। वो जिंदगी भर ब्रोकर बनके दूसरों का पैसा मार्केट में नहीं लगाना चाहते थे। वो खुद एक बड़े इन्वेस्टर बनना चाहते थे जहां प्रॉफिट और पैसा दोनों उनका हो, लेकिन इसके लिए उन्हें कई 100 करोड़ रुपए चाहिए थे और इन पैसों की तलाश में उन्होंने एक नए मार्केट में घुसने का फैसला किया, मनी मार्केट। मनी मार्केट एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें एक बैंक जरूरत पड़ने पर दूसरे बैंक से कम इंटरेस्ट पे और शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले सकते थे और इन लोन्स का टेन्योर 15 दिन का होता था। बैंक एक दूसरे को लोन इसीलिए देते थे जिससे वो इंटरेस्ट के तौर पर एक्स्ट्रा इनकम कमा सके और किसी बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए कैश की जरूरत पड़ती तो वो लोन लेते थे और इस ट्रांजेक्शन को आसान बनाने के लिए लोन लेने वाली बैंक लोन देने वाली बैंक को सिक्योरिटी के तौर पर बीआर यानी बैंक रिसिप्ट देती थी। बैंक से बीआर या तो डायरेक्ट एक्सचेंज कर सकते थे या किसी ब्रोकर के थ्रू। डायरेक्ट ट्रांजैक्शन पर आरबीआई की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लागू पड़ते थे, इसलिए बैंक्स ब्रोकर के थ्रू ये डील्स करना पसंद करती थी, जिसके लिए इन ब्रोकर्स को इन डील्स के बदले कुछ ब्रोकरेज फीस मिलती थी। और अब हर्षद की नजर इस मनी मार्केट के ब्रोकर बनने में थी और उस समय सिटी बैंक्स और कुछ जाने माने ब्रोकर जैसे अजय कयान और हेमेंद्र कोठारी का पूरे मनी मार्केट पर कंट्रोल था और ये सब मिलकर किसी भी नए ब्रोकर को मनी मार्केट में एंटर करने नहीं देते थे। लेकिन हर्षद इतने सालों में शेयर मार्केट का एक मंझा हुआ खिलाड़ी बन चुका था। हर्षद ने इस कार्टेल से डील करने के लिए उन बैंक से मिलकर पार्टनरशिप कर ली जो इन कार्टेल के कंट्रोल से खुश नहीं थे और इन बैंक्स के साथ मिलकर उसने खुद का ही एक कार्टेल बना लिया और सिर्फ 2 सालों में ही हर्षद मेहता मनी मार्केट के एक टॉप ब्रोकर बन गए और हर्षद मेहता ब्रोकरेज से अच्छा पैसा कमाने लगे। लेकिन हर्षद मेहता मनी मार्केट में एक ब्रोकर बनने नहीं आए थे। उनके दिमाग में मनी मार्केट का इस्तेमाल करके हजारों करोड़ों कमाने का प्लान था। कई बैंक ट्रांजेक्शन को इजी करने और टाइम बचाने के लिए पहले से ही ब्रोकर के अकाउंट में पैसे जमा कर देती थी, जिससे ब्रोकर बेस्ट डील मिलते ही पैसे ट्रांसफर करके तुरंत बीआर ले सके। ऐसे में जब तक कोई अच्छी डील नहीं मिलती वो पैसा 10 से 15 दिन तक ब्रोकर के अकाउंट में पड़ा रहता था और हर्षद मेहता
इसी लूप होल का फायदा उठाने का सोच रहे थे। और अब हर्षद ने इन पैसों को भी स्टॉक्स में डालना शुरू कर दिया। हर्षद इन पैसों से अपने मनपसंद के स्टॉक्स को बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में खरीद लेता और उन स्टॉक्स का भाव आर्टिफिशियली बढ़ जाता, और जब बैंक का डील करने का टाइम आता तो बढ़े हुए भाव के साथ स्टॉक्स को बेच के प्रॉफिट अपने पास रख लेता था और बचे हुए पैसों से बैंक्स की डील कर लेता। हर्षद अब ब्रोकरेज के साथ इस तरीके से भी बहुत पैसा कमा रहे थे, लेकिन अब हर्षद रुकना नहीं चाहते थे। इसके अलावा उन्होंने बैंक्स का एक और लूप होल देखा। हर्षद ने देखा कि लोन के बदले बैंक्स जो बीआर देता था उसे कोई भी वेरीफाई नहीं करता था। मतलब बीआर जिस बैंक ने इशू किया उसके पास असली में इतने एसेट्स हैं या नहीं, इसे कोई भी वेरीफाई नहीं करता था। और अब हर्षद मेहता इसी लूप होल का फायदा उठाने का सोच रहे थे, लेकिन उनका यही प्लान आगे चलकर उनकी मुसीबत बढ़ाने वाला था और इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम में उनका नाम आने वाला था। हर्षद ने कई छोटे बैंक्स जैसे बैंक ऑफ करोड़ और मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक को पैसे खिलाकर नकली बीआर बनवाना शुरू किया। हर्षद फेक बीआर बनवा के बड़े बैंक से लोन लेते और उन लोन के पैसों को स्टॉक्स में डाल देते और बाद में उन शेयर्स को अच्छे भाव में बेचकर अच्छा प्रॉफिट बना लेते थे। अब हर्षद के पास स्टॉक मार्केट में डालने के लिए ज्यादा पैसा तो था ही, लेकिन ज्यादा समय के लिए भी था। 1990 से 1992 इन 2 सालों में हर्षद मेहता ने इसी टेक्निक को यूज करके शेयर मार्केट को आसमान पे पहुंचा दिया था। जो सेंसेक्स 1990 में 800 पॉइंट था, वही सेंसेक्स अप्रैल 1992 में बढ़कर 4500 पॉइंट हो गया। हर्षद मेहता के फेवरेट स्टॉक्स जैसे एसीसी और पोलो टायर्स का भाव 10 से 30 गुना बढ़ गया। मनु मानिक और उसकी बेयर गैंग की कई कोशिश के बाद भी अब शेयर मार्केट लगातार तेजी से ऊपर जा रहा था, क्योंकि अब हर्षद मेहता के पास पैसों का पूरा खजाना था और अब हर्षद मेहता शेयर मार्केट का बिग बुल बन चुका था। हर्षद मेहता का जादू अब शेयर मार्केट पर कुछ इस तरीके से छा गया कि जब उसने माजदा इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदे तो लोगों ने उससे मिलते जुलते नाम जैसे स्वराज माजदा के भी शेयर्स खरीद लिए और उसकी कीमत भी तेजी से बढ़ने लगी और हर्षद के पास अब बेशुमार पैसा था। और एक समय किराए पे रहने वाले हर्षद मेहता ने 15,000 स्क्वायर फुट का आलीशान घर खरीद लिया और उस समय हर्षद मेहता के गैराज में एक से बढ़कर एक 29 लग्जरी गाड़ियां थी, जिसमें शामिल थी इंडिया की सबसे पहली इंपोर्टेड लेक्सस कार। हर्षद अब चारों तरफ मीडिया की हेडलाइन में छाया हुआ था। बिजनेस इंडिया और बिजनेस टुडे जैसे मैगजीन के कवर पे अब हर्षद मेहता थे और हर्षद अब भारत का सबसे बड़ा टैक्स पेयर बन गया था। वो ऐसे नकली बीआरएस के जरिए बैंकों से मनमाने लोन उठाते रहे और शेयर्स खरीदते रहे। हर्षद अब रुकना नहीं चाहते थे और वहीं कुछ ऐसा हो रहा था जिससे हर्षद काफी अनजान थे और हर्षद इन सभी ऐशो आराम को खोने के काफी करीब थे। 1991 वहाँ आरबीआई को टिप मिली कि मनी मार्केट में बीआरएस का काफी मिसयूज हो रहा है और इसकी जांच में आरबीआई ने कई बैंकों की इंक्वायरी बिठाई और बीआर के यूज के लिए काफी कड़क गाइडलाइंस लागू कर दी, जिससे मनी मार्केट में फेक बीआर का मिसयूज करके पैसों का हेरफेर करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। और वहां हर्षद मेहता इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि उन्हें अब लगने लगा कि उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता और उनके इसी ओवर कॉन्फिडेंस ने हर्षद मेहता को डुबाने का रास्ता ढूंढ लिया था। और आरबीआई के इतने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के बावजूद हर्षद मेहता ने दिसंबर 1991 में एसबीआई से 500 करोड़ रुपए उठा लिए और हमेशा की तरह हर्षद मेहता ने इन पैसों को भी शेयर मार्केट में लगा दिया, लेकिन इस बार वो दूसरे बैंक से फेक बीआर लाके एसबीआई को नहीं दे पा रहे थे। और इसी दौरान हर्षद मेहता ने एसबीआई के एक एम्प्लॉय आर सीतारमन को घूस देकर एसबीआई के रिकॉर्ड्स में हेराफेरी करने के लिए कहा, जिससे एसबीआई के सीनियर ऑफिसर्स को इन 500 करोड़ के ट्रांजैक्शन गैप का पता ना चले। लेकिन उस टाइम आरबीआई का प्रेशर इतना था कि अप्रैल 1992 में एसबीआई के ऑफिसर्स को इस 500 करोड़ के गैप का पता चल गया और एसबीआई ने अब हर्षद मेहता पे पैसे वापस लौटाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। हर्षद को पता था कि अगर वो जल्दी पैसे नहीं लौटाएंगे तो उनके फेक बीआर का स्कैम एक्सपोज हो जाएगा, लेकिन हर्षद को अभी पैसों की बहुत जरूरत थी पोलो के शेयर्स को ऊपर उठा के रखने के लिए। हर्षद के भाई अश्विन ने हर्षद को सभी शेयर्स बेचकर पैसे लौटाने की सलाह दी, लेकिन हर्षद शेयर्स नहीं बेचना चाहते थे। हर्षद ने एसबीआई से कुछ टाइम मांगकर नेशनल हाउसिंग बैंक से पैसे लेकर एसबीआई को इंस्टॉलमेंट में पैसा चुकाना शुरू कर दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हर्षद अब ऐसे दलदल में फंस गए थे जिससे निकलना उनके लिए नामुमकिन हो गया था। और वहां टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टर सुचेता दलाल को एसबीआई के एक एम्प्लॉय ने 500 करोड़ के ट्रांजैक्शन गैप की पूरी जानकारी दे दी। 23 अप्रैल 1992 सुचेता दलाल ने अपने न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे एक खबर छापी कि एसबीआई के अकाउंट से 500 करोड़ रुपए गायब है और उसके पीछे बिग बुल का हाथ है। ये खबर बाहर आते ही संसद में हंगामा हो गया और सरकार के खिलाफ आवाजें उठने लगी और सरकार ने हर्षद के ऊपर इनकम टैक्स, आरबीआई और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी और एक एक करके हर्षद मेहता के मनी मार्केट से लेकर शेयर मार्केट तक सारे घोटाले बाहर आने लगे और हर्षद का स्कैम बाहर आते ही शेयर मार्केट तेजी से नीचे गिर गया और हर्षद के सभी स्टॉक्स का हाल पूरा हो गया और जिन बैंक से हर्षद मेहता ने नकली बीआर बनवाए थे वो सभी बैंक डूब गई। और जब इस स्कैम का साइज पता लगाया गया तो 4000 करोड़ से भी ज्यादा का था और ये उस समय इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम था। 4 जून 1992 हर्षद मेहता और अश्विन मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया। एक समय साल का 24 से 25 करोड़ रुपए टैक्स भरने वाला हर्षद मेहता आज सलाखों के पीछे था और उनके सभी एसेट्स जैसे घर, बैंक अकाउंट्स और गाड़ियां जब्त कर ली गई और ये कानूनी लड़ाई कई
कई सालों तक चलती रही और इस बीच कई बार हर्षद मेहता जेल के अंदर बाहर होते रहे। और 31 दिसंबर 2001 महाराष्ट्र के थाने पुलिस कस्टडी में हर्षद मेहता ने हार्ट अटैक की वजह से सिविल हॉस्पिटल में ही अपना दम तोड़ दिया। और आज उनके जाने के इतने सालों बाद भी कई लोग हर्षद मेहता को फ्रॉड कहते हैं, तो कई उन्हें स्टॉक मार्केट का जीनियस कहते हैं।